गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, हिमांशु, अपूर्व, तेजस, रितिका, गुड मॉर्निंग। और कौन कौन लाइव है? फटाफट लाइव आ जाओ। एंड बिड मी गुड मॉर्निंग, आई ऑल्सो बिड यू गुड मॉर्निंग। मैं एक बार ग्रुप में लिख देता हूं so that शिवम, शयन, शिवर्जुन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के टाइम को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हो आप लोग सब, टाइम से उठ के। श्रुति, गुड मॉर्निंग। जब सारे बच्चे सो रहे ले, तुम लोग क्लास कर ले रहे। बहुत बढ़िया। हम लोग लास्ट क्लास लेजर और ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन कर रहे थे। हमने लेजर अकाउंट बनाने सीखे, हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने आपको बोला था आपको घर पे ट्राई करना है। पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फिर लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस रेडी करना है। आपने ट्राई किया होगा, मैं डिस्कस करूंगा, आप चेक करते चले जाए। मैं लिखूंगा नहीं हर एक चीज, मैं डिस्कस करूंगा, आप चेक करते चले जाए। चेक करने के बाद देख लो कहां गलती हुआ, उन गलती को मार्क करो सो दैट यू डोंट मेक दोस मिस्टेक्स फर्दर। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पास जर्नल एंट्रीज, पोस्ट देम इन लेजर। जर्नल एंट्रीज कीजिए एंड लेजर में पोस्टिंग कीजिए ट्रांजैक्शंस का। 2022 का 1 अप्रैल, मिस्टर विकास एंड वैभवी, who are husband and wife, start consulting business by bringing in their personal cash 5 लाख and 2,50,000 respectively। दो जन है मिलकर अपना धंधा चालू कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 5 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो अगर मैं सिंपल सिंपल बात करूं, आंसर टू क्वेश्चन 2, जर्नल कर देता हूं। चलो जर्नल्स, ये मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। दो हजार बाईस का 1 अप्रैल, 2022 अप्रैल 1, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि दो दो पार्टनर है, दो लोग हैं, तो मैं इसको समझने के लिए ऐसे लिखता हूं, टू विकास कैपिटल, टू वैभवीज कैपिटल। विकास ने 5 लाख रुपए लगाए, वैभवी ने 2,50,000 रुपए लगाए, टोटल 7.5 लाख रुपए बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए गए। कैश अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल टू वैभवीज कैपिटल, 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, टोटल 7.5 लाख रुपए बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए। अगर आपने लेजर बनाया है तो एक आपने बनाया होगा कैश अकाउंट में, लेजर नहीं बनाऊंगा। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में डेबिट होगा टू विकास कैपिटल टू वैभवीज कैपिटल, टिक करते जाए, ऐसा टिक मारते जाए, ये ऑडिट का टिक होता है, ऐसा टिक मारते जाए। और टू विकास कैपिटल टू वैभवीज कैपिटल 5 लाख और 2.5 लाख आ गया होगा। विकास के कैपिटल अकाउंट में बाई कैश, वैभवी के कैपिटल अकाउंट में बाई कैश, ये आपकी डबल एंट्री हो जाएगी लेजर में। 1 तारीख के बाद 10 तारीख क्या हुआ, फर्नीचर बाई किया इन्होंने 25,000 रुपए का कैश में, फर्नीचर खरीदा। कितना तारीख को? 10 तारीख को। आप नरेशन जरूर लिखे, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, आप ये नरेशन जरूर लिखे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, 25,000 रुपए का इन्होंने फर्नीचर बाई किया अपने बिजनेस के लिए, बीइंग फर्नीचर बॉट। अब कैश अकाउंट तो आपके पास बना हुआ है, कैश अकाउंट अगर बना हुआ है देन इन दैट केस बाई फर्नीचर आ जाएगा और फर्नीचर में आ जाएगा टू कैश, फर्नीचर में टू कैश। सर कंपाउंड जर्नल को रिकॉर्ड करने में, अमाउंट लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है। वेरी गुड। आपको अभिषेक क्या करना है, जिस अकाउंट के पास जो अमाउंट है आपको उस लेजर में उतना अमाउंट दिखना चाहिए। अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ 7.5 लाख से, तो कैश अकाउंट के लेजर में 7,50,000 दिखना चाहिए, जिसमें 5 लाख विकास से कैपिटल आया, 2.5 लाख वैभवी से कैपिटल आया।
जब विकास के कैपिटल अकाउंट में जाओगे, विकास का कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट हुआ, तो जब वहां बाई कैश लिखोगे वहां सिर्फ 5 लाख लिखोगे। यानी जो इस लेजर अकाउंट के अगेंस्ट अमाउंट है वो आपको लेजर अकाउंट में दिखना चाहिए, वो आपको लेजर अकाउंट में दिखना चाहिए। तो कैश अकाउंट में आप जब डेबिट करोगे तो 7.5 लाख डेबिट होना चाहिए, जिसमें 5 लाख विकास के कैपिटल का, 2.5 लाख वैभवी के कैपिटल का। विकास के कैपिटल में जब पोस्टिंग करोगे, विकास का कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट हुआ तो वहां पे 5 लाख रुपया ही आएगा बाई कैश। वैभवी का कैपिटल 2,50,000 से क्रेडिट हुआ तो वहां पे बाई कैश आएगा 2,50,000। तो आप उस लेजर के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर अकाउंट के अगेंस्ट जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट उस अकाउंट में दिखाओगे। क्लियर छे? आगे चलता हूं। अभी फर्नीचर में हो जाएगा टू कैश, कैश में हो जाएगा बाई फर्नीचर 25,000। 10 तारीख के बाद 11 तारीख, ओपन द करेंट अकाउंट विद बैंक ऑफ बीबी बाई डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपया। हमने बैंक अकाउंट खोला और 1 लाख रुपया उसमें डिपॉजिट किया। तो जर्नल एंट्री, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट। आप ऐसे लिख सकते हो, बैंक ऑफ बीबी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा, कैश वाला एसेट कम हो जाएगा। एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? कैश अकाउंट तो बना हुआ है, कैश में लिखोगे बाई बैंक 1 लाख रुपया और बैंक में लिखोगे टू कैश 1 लाख रुपया। नया बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक में लिखोगे टू कैश 1 लाख रुपया। 11 तारीख के बाद 15 तारीख, ऑफिस रेंट पे किया 15,000 का फॉर दी मंथ बाई चेक। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट इज एन एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा। और चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने इस मंथ का रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक अकाउंट आपके पास बना हुआ है, वहां पे दिखेगा बाई रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट एक नया बना लो, वहां पर दिखेगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट रेंट में दिखेगा 15,000। 15 तारीख के बाद 20 तारीख, bought a motor car for 4.5 लाख from Millennium Motors by making a down payment 50,000 by check। अभी 50,000 पेमेंट कर दिया। एंड बैलेंस by taking a loan from HH बैंक। हमने 4.5 लाख रुपए की कार खरीदी, 50,000 तो खुद से पे कर दिया और 4 लाख रुपए का हमने लोन लेके पेमेंट किया, लोन लेके पेमेंट किया। हम लोग कंपाउंड एंट्री अगर करना चाहें तो हम कंपाउंड एंट्री ऐसे कर सकते हैं, कार अकाउंट डेबिट, हमने एक कार परचेज किया विच इज एन एसेट 4.5 लाख रुपए का, जिसमें हमने पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, 50,000 का हमने इमीडिएटली चुका दिया और बचा हुआ 4 लाख हमने लोन से अरेंज कर लिया, लोन फ्रॉम HH बैंक। HH बैंक मिलेनियम मोटर्स को एक बार 4 लाख पेमेंट कर देगा, हमने वो लोन अरेंज कर लिया है। ये लोन हमारी लायबिलिटी, ये लोन हमारी लायबिलिटी। अब इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? कार अकाउंट में डेबिट करेंगे, कार अकाउंट डेबिट हुआ है तो कार अकाउंट में डेबिट करेंगे टू बैंक 50,000, टू लोन 4 लाख रुपया। तो कार अकाउंट में टोटल 4.5 लाख रुपया आएगा, टू बैंक 50,000, टू लोन आ जाएगा 4 लाख रुपया। उसके बाद बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाई कार 50,000 रुपया, बाई कार 50,000 रुपया, और लोन फ्रॉम HH बैंक में आ जाएगा बाई कार 4 लाख रुपया। तो लोन अकाउंट में बाई कार 4 लाख, बैंक अकाउंट में बाई कार 50,000 और कार अकाउंट में टू बैंक और टू लोन फ्रॉम HH आ जाएगा 50,000 एंड 4 लाख, टोटल 4.5 लाख रुपए का कार खरीदा हमने। तो 3 लेजर अकाउंट में एंट्री कर दोगे, कार में, बैंक में और एक लोन फ्रॉम HH बैंक में। आगे नेक्स्ट 25 तारीख, Vikash and Vaibhavi carried out a consulting assignment for AA Pharmaceuticals and raised a bill of 10 लाख as consultancy fees। 10 लाख रुपए का बिल रेज किया। AA Pharmaceuticals immediately settled 2,50,000 by way of check। वो लोग 2.5 लाख रुपया इमीडिएटली पे कर दिया। बैलेंस बोल रहा है 30 दिन बाद पे करेगा। तो चेक रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक आया वो हमने बैंक में तुरंत डाल दिया। नॉर्मली यही होता है, चेक आता है हम लोग बैंक में डाल देते हैं। जर्नल एंट्री 25 तारीख, बैंक अकाउंट डेबिट 4.5 लाख रुपए का हमने 10 लाख रुपए का हमने कंसल्टेंसी दिया, 2.5 लाख उन्होंने अभी पे कर दिया, 2,50,000। AA फार्मास्यूटिकल्स अकाउंट डेबिट, ये मेरा डेटर बन गया, मेरे को इससे बैलेंस पैसा लेना है। कितना बैलेंस? 7,50,000। आप टू कंसल्टेंसी फीस भी लिख सकते हो,
टू सेल्स भी लिख सकते हो। कंसल्टेंसी इनके लिए सर्विस है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये एक तरीके से सेल्स ऑफ सर्विस हो गया। टू कंसल्टेंसी फीस 10 लाख रुपए, ये कंसल्टेंसी फीस इनका इनकम है, ये कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ये इनकी इनकम है। तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा टू कंसल्टेंसी फीस 250, बैंक में 250। ए फार्मास्यूटिकल्स का नया अकाउंट खुलेगा, उसमें आ जाएगा टू कंसल्टेंसी फीस 7,50,000, और कंसल्टेंसी फीस में आ जाएगा बाई बैंक 250, बाई ए फार्मास्यूटिकल 750। तो उसमें आ जाएगा बाई बैंक 2,50,000, बाई ए फार्मास्यूटिकल 7.5 लाख। तो टोटल 10 लाख का कंसल्टेंसी फीस आ गया, 2.5 लाख बैंक में आ गया, 7.5 लाख ए फार्मास्यूटिकल के नाम से डेटर खड़ा हो गया। 25 तारीख के बाद लास्ट एंट्री 30 अप्रैल, सैलरी ऑफ रिसेप्शनिस्ट एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ एंड एन ऑफिसर एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। द सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेएबल टू देम। पेएबल, अभी तक पे नहीं किया, उन्होंने काम कर दिया, हमने अभी तक पे नहीं किया। अगर उन्होंने काम कर दिया तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। 5 और 10 15,000 हमको पे करना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि अभी तक पे नहीं हुआ। अगर पे हो जाता तो टू कैश या बैंक आ जाता, अभी तक पे नहीं हुआ तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये 15,000 रुपए का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अकाउंट खोलूंगा, उसमें आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खोलूंगा, उसमें आ जाएगा बाई सैलरी 15,000, बाई सैलरी 15,000। तो मेरे हिसाब से आपने ये जर्नल एंट्री सारी की सारी कर ली होगी, जर्नल एंट्री सारी की सारी पास कर ली होगी, और लेजर भी रेडी कर लिया होगा। ये आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री और लेजर हो गया। किसी बच्चे को कोई जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हुई? अगर प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा हम लोग सोचेंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल लास्ट वाला सैलरी वाला, तो सर 15,000 का उन्होंने सैलरी उनको देना है, उन्होंने काम कर दिया, तो खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग सैलरी, और ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो ये मेरी लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटी आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, मतलब शिवम कुछ गलती किया है, तो अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हुआ है तो ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, मैं लेजर अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जर्नल हो गया तो लेजर अकाउंट एकदम सेम बनेंगे एज ऑन 30 अप्रैल। अगर जर्नल एंट्री आपने कर लिया तो लेजर अकाउंट उसी का रेप्लिका होता है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहला लेजर कैश अकाउंट आपने बनाया होगा, नो अपूर्व, अपने इंट्यूशन को समझा करो। विकास का कैपिटल, वैभवी का कैपिटल अकाउंट, सॉरी, नंबर 4 फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट, फिर कार अकाउंट, लोन फ्रॉम एचएच अकाउंट, ए फार्मा अकाउंट, कंसल्टेंसी फीस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बच्चे तुम तभी पास करोगे एग्जाम जब तुम पढ़ाई करोगे। टीचर को आप कितना ही दोष दे दो, टीचर को आप कितना ही बोल दो कि ये अच्छा पढ़ाता है, ये खराब पढ़ाता है, वगैरह वगैरह, बट रियलिटी इज
किसी भी टीचर के पढ़ाने से सिर्फ बच्चा पास नहीं होता है, बच्चा तभी क्लियर करता है जब वो खुद पढ़ाई करता है। अगर किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि वो एक आधा होमवर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा इन सब कोर्सेस के लिए नहीं बना है। उसको फिर वो पार्ट टाइम कोर्सेज करने चाहिए, 6 महीने वाले, 12 महीने वाले। ये जो सीए सीएमए जैसे कोर्सेज है जिनमें 3 साल का टाइम, 4 साल का टाइम लगता है, जब जहां पर इंस्टीट्यूट मांगता है कि आप मेहनत करो, थोड़ा सा आप सीखो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है, वहां पर आपका टिकना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहा है, कोई बच्चा लाइव ऑनलाइन कर रहा है और वो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ये एकदम इनिशियल स्टेज है आपका। अभी से सुधर जाओगे तो आपकी जर्नी इजी हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। और अगर अभी से नहीं सुधरोगे तो आपको बाद में बहुत मुश्किल होगी। आप खाली क्लासेस करते जा रहे हो, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, बाद में जाके पीछे वाला चीज याद नहीं आएगा तो बोलेंगे सर ने क्या पढ़ाया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो सर ने तो पढ़ाया, उस समय तो सर ने 4 बार पूछा समझ में आया क्या बच्चे, बच्चे ने बोला हाँ समझ में आया। और बच्चा अगर घर पे होमवर्क नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, तो कहीं ना कहीं बच्चे को सोचना चाहिए कि बच्चा अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग टू योर सेल्फ। धन्यवाद। तो प्लीज वो गलती मत खींचेगा। नहीं शिवार्जुन, वो सब करने का जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली पास रेंट टू बैंक। पहले प्रीपेड रेंट करके फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट करने की जरूरत नहीं है। सेम मंथ में खर्चा पेमेंट किया, लिख लो, 15 दिन आगे, 10 दिन आगे, 5 दिन पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो रेंट डेबिट ईयर एंड April 30 में जाके करने का जरूरत नहीं। यू डू व्हेन यू आर पेइंग द रेंट। ठीक है, करंट मंथ का रेंट है, करंट मंथ में पे हो रहा है, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। यू पास एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो गया मेरा सारा लेजर अकाउंट्स। अब मेरा लेजर अकाउंट्स का मैं बैलेंसेस बैठाऊंगा। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा अगर आपने लेजर बनाया है? 7.5 लाख -25,000 -1 लाख प्लस, नहीं प्लस कुछ नहीं, ये हो गया 6,25,000 बैलेंस आया कार का, कैश का सॉरी। विकास का कैपिटल 5 लाख, वैभवी का कैपिटल 2,50,000, फर्नीचर 25,000। बैंक बैलेंस, ये आपने बैंक खोला, 1 लाख रुपया बैंक में डाले, 15,000 का रेंट चुकाया, 50,000 कार के लिए पेमेंट किया, 2.5 लाख रुपया और आया। ये 285 का बैंक अकाउंट। रेंट आ जाएगा 15,000, रेंट 15,000। लोन, फिर कार आ जाएगा 4,50,000। लोन फ्रॉम एच आ जाएगा 4 लाख। ए फार्मा आ जाएगा 750। कंसल्टेंसी फीस 10 lakhs। सैलरी 15,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। ये आपका टैली हो जाना चाहिए। 21,60,000। 21,60,000। 5,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? मैंने क्या 5,000 छोड़ दिया? एक बार मैं वो वापस करता हूं। 750 -25 -1 लाख, ये 625 बिल्कुल सही है। 1 लाख -15,000 -50,000 35,000 और प्लस 2.5 लाख, ये भी सही है। 285 आएगा बैंक, 285 आएगा। तो ये टैली हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस। टैली हो गया ट्रायल बैलेंस। आपका ये फाइनल आंसर दिखेगा। शिवम कहां गलती किया, कहां मिस्टेक किया शिवम? तुम, तेरा ट्रायल बैलेंस टैली क्यों नहीं किया? खाली 2 लेजर का बैलेंस सोचने वाला था, एक कैश और एक बैंक, बाद बाकी सारे लेजर में एक एक एंट्री था, तो फटाफट 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 उनका बैलेंसेस आ जाएगा। खाली कैश और बैंक का बैलेंस ढूंढना था।
ओके, सिली मिस्टेक किया था, चलो कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स के लिए माफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इतना बात हम लोग समझ गए तो हमसे क्वेश्चन 2 हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन 2 हो जाना चाहिए था। कुछ बच्चे ग्रुप में इस बुक का पीडीएफ चाह रहे थे, वो आपके ना ऐप में ही अपलोडेड है, ओरिएंटेशन वाले चैप्टर के अंदर जाना, उसके अंदर आपको बुक दिया हुआ है, कभी भी पीडीएफ रेफर करना हो यू कैन रेफर फ्रॉम दी ऐप। यहां तक ठीक है, आगे चले हम लोग। बिल्कुल चलिए सर, यहां तक हम लोगों को बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। अगर मैं एक बात बोलूं, अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए बोलूं, जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये ट्रायल बैलेंस अगर देखेगा ना तो तेरे को पता है क्या दिखेगा? अगर कोई चीज आपका एसेट है, इट विल जनरली हैव अ डेबिट बैलेंस, एसेट विल हैव डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस। अब देखो, ट्राई करो, एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, इनकम्स क्रेडिट बैलेंस। अगर आप ये चेक करोगे ना ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस, यू विल सी दिस कंक्लूजन, यू विल सी दिस कंक्लूजन, दिस इज व्हाट द जनरल नेचर ऑफ अकाउंट इज। एसेट डेबिट नेचर का होता है, एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के होते हैं, लाइबिलिटीज इनकम क्रेडिट नेचर के होते हैं, कैपिटल भी क्रेडिट नेचर का होता है, कैपिटल इज सेम एज लाइबिलिटी, वो क्रेडिट नेचर का होता है। तो कभी भी कोई ट्रायल बैलेंस आपके सामने आए और आप डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस देखो तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो, डेबिट बैलेंस मतलब या तो वो मेरे लिए एसेट है या वो मेरे लिए खर्चा है, क्रेडिट बैलेंस मतलब या तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है या कैपिटल है या इनकम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भैया क्या क्या हमारा एसेट और लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस का बैलेंसेस का नेचर होना चाहिए। अगर ये बात आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं, ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था ऐसा क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से, आपको लेजर अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। एक आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है मिस्टर सेन का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। आइए आंसर टू क्वेश्चन 3 करते हैं हम। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर सेन ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2022, 31st March 22, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट में डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम और एक लेजर फोलियो कॉलम भी बना सकते हैं। लेजर फोलियो वगैरह एग्जाम में छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आती ही नहीं है, क्वेश्चन वाइज उनके अंदर इंफॉर्मेशन आती ही नहीं है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस। अब एक एक हम लोग लेजर बैलेंस देखेंगे और उसको प्रॉपरली हम लोग ट्रायल बैलेंस में सजाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला लेजर बैलेंस दिया कैपिटल। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 80,000, मैं किस साइड पे लिखूं? आप लोगों को एक्टिव रहना है, अब एक्टिव तभी सीखेंगे आप। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 80,000, मैं किस साइड पे लिखूं? वेरी गुड सर, क्रेडिट साइड में। आप ना सीआर डीआर लिख सकते हो, क्रेडिट सीआर डेबिट डीआर, 80,000 क्रेडिट। नेक्स्ट, सेल्स, सेल्स इज अवर इनकम, इनकम का बैलेंस में क्या करूं बताओ? वेरी गुड सर, इनकम क्रेडिट कर दो, क्रेडिट। इनकम जनरली हैव क्रेडिट बैलेंस, वंडरफुल।
नंबर 3, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज को एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं परचेजेस नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक को इसमें एडजस्ट कर दिया कि भैया से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का माल खरीदा, बिका 8 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए अभी भी बाकी है, तो मैं एडजस्टेड परचेजेस जब दिखाता हूं तो परचेज माइनस 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, 8 लाख का एडजस्टेड परचेज। आप लोग इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी समझ सकते हो, जो माल हमने बेच दिया। ये हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस होता है, 8 लाख रुपया एक तरीके से ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 4, करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट बैंक का बैलेंस, ये बैंक का करंट अकाउंट बैलेंस। आपको बोला है क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट के पास लिखा है क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्रेडिट बैलेंस बोला है तो सर ये क्रेडिट बैलेंस कौन सा, बैंक में क्रेडिट बैलेंस या हमारे बुक्स में क्रेडिट बैलेंस? जनरली अगर आपका लेजर बैलेंस दिया हुआ है, लेजर बैलेंस, तो आपके लेजर के हिसाब से बताएगा, आपके लेजर के हिसाब से। बोल रहा है करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो जब बोल ही दिया क्रेडिट बैलेंस है तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं क्रेडिट साइड में 10,000 बैठा दूंगा। बच्चे बोल रहे हैं सर डेबिट 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 डेबिट, गलत। ये हमको लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं। लेजर मतलब मेरे बुक्स के बैलेंसेस। मेरे बुक्स में अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मैं उसको करंट अकाउंट में दिखाऊंगा। अगर बोलता पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, तो मैं बोलता पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरी बुक्स का डेबिट बैलेंस, तो मैं डेबिट बैलेंस पे लिखता। तो यहां पे आपको जो क्रेडिट बैलेंस बोला है वो आपके बुक्स के हिसाब से बोला है, तो आप क्रेडिट साइड में ही लिखोगे। नंबर 5, पेटी कैश। कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है, पेटी कैश बैलेंस, ये कैश बैलेंस दिया हुआ है, ये भी एसेट है एक तरीके का। तो पेटी कैश का बताइए कौन सा बैलेंस? सर पेटी कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, सेल्स लेजर बैलेंस। ध्यान से, सेल्स लेजर बैलेंस के पास लिखना डेटर्स अकाउंट का बैलेंस, डेटर्स अकाउंट का बैलेंस। परचेज लेजर बैलेंस के पास लिखना क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस। सेल्स लेजर हम लोग बोलते हैं, सेल्स लेजर हम लोग बोलते हैं डेटर्स अकाउंट को, परचेजेस लेजर हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट को। तो अगर सेल्स लेजर बोला है, ये वो वाली सेल्स नहीं है, सेल्स तो ऊपर दी हुई थी अलग से, ये सेल्स लेजर बैलेंस बोल रहे हैं, मतलब डेटर्स अकाउंट का बैलेंस बोल रहे हैं। आपको ये सब नाम ध्यान रखने हैं। जब हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं ना, लेजर अकाउंट दो टाइप के होते हैं, पर्सनल लेजर अकाउंट्स, इम्पर्सनल लेजर अकाउंट। पर्सनल लेजर में आता है डेटर और क्रेडिटर्स के अकाउंट, जिनको हम लोग बोलते हैं सेल्स लेजर, परचेजेस लेजर। इम्पर्सनल अकाउंट यानी जनरल लेजर, इसमें सारे दूसरे लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं। तो सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर अकाउंट बैलेंस, परचेजेस लेजर का मतलब होता है क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस। तो सेल्स लेजर बैलेंस 1,20,000, सेल्स लेजर बैलेंस ये 1,20,000 डेबिट, डेटर्स का बैलेंस। परचेजेस लेजर बैलेंस, परचेजेस लेजर बैलेंस, ये परचेज लेजर बैलेंस 60,000, ये क्रेडिटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस 60,000। नेक्स्ट, फिर दिया हुआ है सैलरीज 24,000, सैलरीज 24,000, सैलरीज 24,000। सैलरीज एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस। नंबर 9, सैलरीज अकाउंट। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, ये सब एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, ये सब एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंसेस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं। एंड एक्सपेंसेस हैव कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस 4,000, 6,000, 10,000। 4, 6, 10, 4, 6 एंड 10। इसके बाद बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग मेरा एसेट है, एसेट है बिल्डिंग मेरा, डेबिट बैलेंस।
Outstanding expense. Outstanding denotes a liability. Outstanding denotes a liability, and liabilities have credit balance. Liabilities have credit balance. 1450. Prepaid insurance. Prepaid denotes an asset. हमने एडवांस में पे कर रखा है 2000 रुपया. Prepaids denote an asset, debit balance. Next, depreciation. Depreciation is an expense. Debit balance 4000. Depreciation is an expense. Debit balance 4000. कैश एट बैंक. बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, ये मेरा एसेट है. एसेट 80,000. लोन अकाउंट क्रेडिट बोल दिया, क्रेडिट. लायबिलिटी है 66,000. लोन इज अ लायबिलिटी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस वैसे भी कैपिटल का पार्ट होता है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस. नेक्स्ट, बैड डेट रिकवर्ड. बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, इनकम. बैड डेट रिकवर्ड. इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंस. स्टॉक एज ऑन 31st March 22. 31st March 22 मतलब क्लोजिंग स्टॉक. मेरे को बताइए क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में क्या होता है. क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में क्या होता है. आपने बचपन से बहुत सारे ट्रायल बैलेंस देखे हैं बुक्स में, क्वेश्चन करते समय, फाइनल अकाउंट चैप्टर वगैरह में बहुत सारे ट्रायल बैलेंस देखे हैं. क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000. बच्चे बोल रहे हैं सर डेबिट बैलेंस. अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है सर. ईयर एंड पर बचा हुआ स्टॉक. ईयर एंड पर बचा हुआ स्टॉक. मैं बात करता हूं क्लोजिंग स्टॉक को लेकर. नोट, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक होता है ईयर एंड पर बचा हुआ स्टॉक. आप पूरे साल भर गुड्स परचेज करते गए, उससे माल बेचते गए. परचेज आपने रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स आपने रिकॉर्ड कर लिया. अब जो माल नहीं बिका, अनसोल्ड है, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. अगर रियल में मेरे से कोई पूछे, नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं. क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. इट इज एन एंड रिजल्ट. इट इज एन एंड रिजल्ट. बचा कुचा माल है, अनसोल्ड, जो बिका नहीं, एंड रिजल्ट. सो क्लोजिंग स्टॉक shall not be shown in trial balance. Shall not be shown in trial balance. Shall not be shown in trial balance. ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आएगा. अगर कोई बच्चा ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आएगा. ओपनिंग स्टॉक आएगा, जो लास्ट ईयर से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है, डेबिट. क्लोजिंग स्टॉक एसेट, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. ओपनिंग स्टॉक तो उसका डेबिट बैलेंस. परचेजेस, ये भी डेबिट हो जाएगा. सेल्स, ये क्रेडिट हो जाएगा. नॉर्मली ट्रायल बैलेंस हमें हमेशा आपको ये 3 चीजें दिखाई देगी. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स. ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसका डेबिट बैलेंस बुक्स में आ रहा है. परचेजेस और सेल ट्रांजैक्शन है, तो उनका ट्रांजैक्शन जैसे जैसे रिकॉर्ड करोगे, उनका बैलेंसेस आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा. However, if an entity adjusts closing stock against purchases, ब्रैकेट में एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन क्लोजिंग स्टॉक शैल अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. फिर क्लोजिंग स्टॉक को हमको डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा. अगर अब ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, डेबिट क्रेडिट.
मैंने सीओजीएस लिख दिया, सीओजीएस में आ गया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग भी आ गया, परचेज भी आ गया, दोनों आ गया। एक मैंने क्लोजिंग स्टॉक बेकार का छेड़ दिया। अगर क्लोजिंग स्टॉक छेड़ दिया तो हमको अलग से क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। जैसे ही मैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाऊंगा, ये क्लोजिंग स्टॉक कट जाएगा, अपने आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज बचेगा। तो अगर किसी एंटिटी ने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से एडजस्ट कर दिया और ट्रायल बैलेंस में वो एडजस्टेड परचेज या सीओजीएस दिखा रहा है, तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाना होगा। अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक शुड नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ये आपको नोट हमेशा लिखना चाहिए। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में जाओगे तो भी आपको ये काम आएगा। ये नोट हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर में यूज करेंगे सो दैट हम क्लोजिंग स्टॉक का सही से फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कर सके। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपने परचेजेस कैसे रिकॉर्ड कर रखा है। अगर टोटल परचेजेस रिकॉर्ड कर रखा है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्योंकि वो परचेज का ही पार्ट है। अगर ट्रायल बैलेंस पे आपने एडजस्टेड परचेज दिखाया है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको अलग से डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक परचेज से एडजस्ट कर दिया, तो उसको नलीफाई करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में आना चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में बोलो क्या हुआ सर? हमारे इस क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है एडजस्टेड मतलब उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमने छेड़ रखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को हमने छेड़ रखा है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा, अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक का? 1,20,000 ऑन दी डेबिट साइड। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ दिया है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक अपना शांत आदमी है, चुपचाप बैठा रहता है बाहर ट्रायल बैलेंस के, बट अगर आप उसको उंगली करोगे तो वो भी फिर ट्रायल बैलेंस में आके खड़ा हो जाएगा, बोला ले और उंगली कर। तो क्लोजिंग स्टॉक को उंगली किया तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा, नहीं उंगली किया तो वो शांति से बाहर बैठा रहेगा, शांति से बाहर बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बोलो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्यों नहीं ट्रायल बैलेंस में आता है क्लोजिंग स्टॉक? बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, वो एक एंड रिजल्ट है, एक इवेंट है। क्योंकि वो एक इवेंट है इसीलिए वो अलग से आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देता है। ये सब हमने फाउंडेशन में भी डिस्कस किया था। आप फाउंडेशन की मेरी मैट निकाल कर देखोगे, यू विल सी एवरीथिंग। यहां तक ठीक है बात? यहां तक क्लियर है? लिख लिया तो बोलना डन सर डन। वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, 10,000 रुपए। इनकम क्रेडिट बैलेंस। अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट, पैसा मिलना है, पैसा मिलना है, इट इज एन एसेट। डेबिट बैलेंस, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट, डेबिट बैलेंस। शिवर्जुन बोल रहा है 2 मिनट। ओके शिवर्जुन, फास्ट, थोड़ा फास्ट। जो बच्चे गूगल ड्राइव वगैरह में करते हैं लिखने वाला काम, अगर आपको लगता है थोड़ा फास्ट तो आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं, बट नोट्स बनाइए। आजकल सीएमए लेवल पे मैंने देखा है इंटर के बच्चे भी बोलते हैं सर आपका ना जो लिखा हुआ कॉपी है वो हमें दे दीजिए, हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे पढ़ने का सही तरीका नहीं है वो। कल एक बच्चा ग्रुप में पूछ रहा था सर क्लासेस कब कंप्लीट हो जाएगी? अरे शुरू तो होने दे मेरे लाला, शुरू होने से पहले तेरे को कंप्लीट होने की जल्दी है? अगर ऐसी जल्दी है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने चाहिए, अपने हिसाब से करते रहो फटाफट कंप्लीट। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। ये इम्पेशेंस से अगर कोई पढ़ाई करेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 100% फेल होगा। पढ़ाई के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस।
कुछ सीखने के लिए बहुत, अभी मैं हड़बड़ी में पढ़ाऊंगा आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, धीरे पढ़ाऊंगा आप बोलेंगे सर बहुत टाइम लग रहा है। ये दोगलापंती नहीं। अगर अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, समय लगेगा। किसी को समय से प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्लास करे, और किसी को समय से प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से मेरे साथ मार्च कर पढ़ाई करे। आई एश्योर यू आर 60+ इन योर एग्जामिनेशन फॉर श्योर। एग्जामिनेशन 100%, 70-80 वो तो आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करोगे तो वो भी क्रैक कर देंगे, बट एग्जामिनेशन इज फॉर श्योर अगर आप थोड़ा शांति से मेरे साथ पढ़ाई करते हो। आई कैनॉट रश। आगे चलता हूं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज माई एसेट। इन्वेस्टमेंट्स एसेट कितना? 20,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोग डेटर्स के अगेंस्ट, हम लोग डेटर्स के अगेंस्ट बनाते हैं। डेटर्स के अगेंस्ट इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, हमारा डेटर का बैलेंस होता है डेबिट, उसके अगेंस्ट हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। कोई भी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये सबका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्रेडिट बैलेंस। जनरल रिजर्व, general reserve is also a part of capital, it is a part type of profit, 20,000। credit balance, general reserve credit balance, ये कैपिटल का पार्ट होता है, प्रॉफिट्स का पार्ट होता है। अब हम लोग शांति से टोटल करेंगे इसको, और 2 मिनट का समय लेकर ये 25 के 25 अकाउंट डेबिट क्रेडिट एक बार एनालाइज कर लेंगे। शांति से आप इसका टोटल करेंगे, देखेंगे दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं। टैली होना चाहिए अगर क्वेश्चन सही है तो। प्लीज आप ट्राई करें। टोटल बच्चे बोल रहे हैं सर आ रहा है 12,84,000। एक बार आप लोग प्लीज इसको रिकंसाइल कर ले एक बार, सही है ना? दोनों साइड मैच कर रहा है ना? सब थाउजेंड्स में है, लास्ट का 3 जीरो हटा दो टोटल करते समय। 1286 क्यों आ रहा है? ट्वेल्व एटी फोर, ठीक है।
मैच हो गया ट्रायल बैलेंस दोनों साइड, ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको 25 तो लेजर अकाउंट का आपको बैलेंस के बारे में समझने दिया, डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस, एसेट एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, इनकम लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। हाँ, अगर कोई कैपिटल में ड्राइंग्स हो, ड्राइंग्स तो वो ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, बिकॉज इट इज डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल विल हैव डेबिट बैलेंस। अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। आप ये क्वेश्चन करके चीजें सीख सकते हैं बहुत सारी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ये नोट क्लोजिंग स्टॉक वाला। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपके साथ रीड करता हूं, बट ये क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, मैं चाहूंगा आप बनाएं। जो रिकॉर्डेड लेक्चर कर रहे हैं, मेरी विनती है उनसे, प्लीज आप ट्राई करें, नहीं तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। प्लीज आप भी ट्राई करें। One of your clients, Mr. Singhania, asked you to finalize his accounts. Finalize his accounts मतलब final accounts बना दो for the year ended 31st March 16. Till date, he himself has recorded the transaction in the books. As a basis for audit, he furnishes you the following statement. आपको एक स्टेटमेंट दिया लेजर बैलेंसेस का, ट्रायल बैलेंस बना के दिया। द क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन 31st मार्च इज 574। इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाया है। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही आता है, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, अनलेस कोई एडजस्टेड परचेज वगैरह हो। Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as trial balance is tallied. बोल रहा है क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, मतलब मैंने सब कुछ सही से रिकॉर्ड किया है। हमने कल पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ, इज अ रीजनेबल प्रूफ, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। हो सकता है आपका ट्रायल बैलेंस टैली करने के बावजूद भी आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस में गलती हो, तो ये जो मिस्टर सिंघानिया बात बोल रहे हैं सही नहीं है। हो सकता है अभी भी कोई गलती हो जो हमें मिल जाए। चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबव ट्रायल बैलेंस। आपको बोल रहा है देखो ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस सही है या गलत है। आपको क्या करना है, एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, आइटम नंबर 1 से सही सही लिख के सही सही करके बनाना है, और ट्रायल बैलेंस को आपको टोटल करना है। तो आपको बोल रहा है बताइए ये ट्रायल बैलेंस करेक्ट है या नहीं, और अगर नहीं करेक्ट है तो एक रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बना दीजिए। तो आप एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओगे जहां पे ये सारे आइटम्स को प्रॉपरली डेबिट क्रेडिट में बैठा के मेरे को टोटल निकाल के दोगे। आप प्लीज ट्राई करेंगे, आप प्लीज ट्राई करेंगे, देखिए ट्रायल बैलेंस सही है या नहीं, और अगर गलती है तो उसको सही करके बनाए। प्लीज ट्राई करें।
इशिका का क्वेश्चन है सर, ट्रेड पेबल्स मतलब, इशिका, what do you understand by the term payable? What do you understand by the term payable? There are two terms, receivable and payable. What is receivable? What is payable? What is receivable? What is payable? Anyone in the class, what is receivable? हिंदी में बोल दो. What is payable? What is receivable? What is payable? पेएबल मतलब जिसको पेमेंट करना है, जिसको पे करना है. पेएबल, मेरे को पे करना है. अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को पे करना है, व्हाट इज दिस? डेटर और क्रेडिटर. रिसीवेबल का मतलब पैसा मिलेगा, पेएबल का मतलब पैसा देना है. अब तुम समझो ईशिका, अब तुम समझो ईशिका कि ट्रेड पेएबल मतलब क्या? जिसको पैसा देना है तो वो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा. और ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिससे पैसा लेना है वो क्या होगा? ट्रेड पेएबल मतलब मेरा क्रेडिटर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरा डेटर. ठीक है. एक बच्चे का डाउट आया, सर व्हाट इज लीज होल्ड प्रेमाइसेस. हमने एक प्रेमाइसेस ले रखा है लीज पर. जनरली लीज प्रेमाइसेस का लॉन्ग टर्म लीज अगर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लीज होल्ड एसेट. हम लोग उसको एसेट बोल के अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं. अगर लॉन्ग टर्म लीज है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का लीज है, तो हम लोग उसको एसेट बोल के बैलेंस शीट में दिखाते हैं. हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में फाइनेंस लीज, जहां पर हम ये सीखेंगे कि लीज्ड एसेट भी आप अपने एसेट बोल के बैलेंस शीट में दिखा सकते हो. उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस लीज. तो यहां पे लीज होल्ड प्रेमाइसेस मतलब जो प्रेमाइसेस मैंने ले रखी है लीज पर ऑन अ लॉन्ग टर्म लीज, तो ये मेरा एक एसेट होता है, एसेट. तो अगर मैं एक एक करके बनाऊं, आंसर टू क्वेश्चन 4, आंसर टू क्वेश्चन 4, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. आंसर टू क्वेश्चन 4. मैं मिस्टर सिंघानिया के लिए एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस. उन्होंने अपने ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं. एज ऑन 31 मार्च 60. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था इंस्टीट्यूट ने एक बार. बोला ट्रायल बैलेंस में गलतियां हो रखी है, उनको रेक्टिफाई करके ठीक कीजिए. तो ट्रायल बैलेंस हमको वापस एक तो बनाना पड़ा जिसमें हम लोग गलती छोड़ के बनाए. सर इन्वेंट्री क्या? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक. क्योंकि नीचे अलग से दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो इन्वेंट्री इज ओपनिंग स्टॉक. आइए सीरियल नंबर 1, सिंघानियास कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस. कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सही है, इन्होंने भी क्रेडिट में लिखा है. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स इज रिवर्स ऑफ कैपिटल. आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, कैपिटल कब हो जाएगा? तो डेबिट बैलेंस. ड्रॉइंग्स विल हैव अ डेबिट बैलेंस. नेक्स्ट, लीज होल्ड प्रेमाइसेस. मैंने प्रेमाइसेस ले रखा है लॉन्ग टर्म लीज पर. ये मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस, एकदम सही है ये भी. सेल्स, सेल्स मेरी इनकम है, इनकम.
क्रेडिट बैलेंस। आप लास्ट वाला आयुष देखो, जो हमने नोट लिखा था क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, उसमें देखो समझ में आएगा। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा बाकी है, कस्टमर से पैसा लेना है, लेना है मतलब मेरा एसेट है, एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए 530, एसेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए 530, उन्होंने क्रेडिट में दिखाया, तो पहली गलती हमको मिली। परचेजेस डेबिट बैलेंस एकदम ठीक है 1259। परचेज रिटर्न, अगर परचेजेस हैव अ डेबिट बैलेंस तो परचेज रिटर्न इज रिवर्स ऑफ परचेजेस, उल्टा, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, इन्होंने डेबिट किया, ये गलती है। बैंक लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल सही। लोन फ्रॉम बैंक इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल सही। ट्रेड पेएबल्स, पेएबल, मेरे को बिजनेस में पैसा पे करना है किसी को, मतलब मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। ट्रेड एक्सपेंसेस, खर्चा हुआ बिजनेस में, एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस बिल्कुल सही। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस मेरा एसेट है, एसेट, एसेट में डेबिट बैलेंस 226 बिल्कुल सही। बिल्स पेएबल, पेएबल, पेएबल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, इन्होंने डेबिट में दिखा दिया, तो गलत हो गया। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज खर्चा है, खर्चा, खर्चा हैज अ डेबिट बैलेंस, खर्चा हैज अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में दिखाया बिल्कुल सही। इन्वेंट्री ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, लास्ट ईयर उसका क्लोजिंग स्टॉक था, एसेट था, वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो ये गलती किया, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट। रेंट एंड रेट्स, रेंट रेट्स मेरा खर्चा है, खर्चा, डेबिट बैलेंस बिल्कुल सही किया। सेल्स रिटर्न, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न होना चाहिए डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न होना चाहिए डेबिट बैलेंस, इन्होंने दिखा दिया क्रेडिट में, ये गलत है। सर एक क्लोजिंग स्टॉक और दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है, यहां पे अगर आप परचेज देखोगे तो एडजस्टेड परचेजेस नहीं है, नॉर्मल परचेजेस, अगर नॉर्मल परचेजेस है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। मैं नोट लिख सकता हूं, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। मेरा क्रेडिट साइड का टोटल 5454, डेबिट साइड का टोटल 5454, ये अभी भी मैच कर रहा है, तो मैं ये टोटल करके छोड़ दूंगा। तेजस से गलती हुआ है, अपूर्व से गलती हुआ है, शायद ने बिल्कुल सही बोला था सर, टोटल सेम रहेगा बट थोड़े चेंजेस हैं, वेरी गुड, वेरी गुड शायद। कहां गलती हुआ चेक करो, ड्यू फ्रॉम कस्टमर तेजस ने क्रेडिट में दिखा दिया, इसीलिए उसका 1060 का डिफरेंस आ रहा है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब मेरे को कस्टमर से पैसा लेना है, वो डेबिट बैलेंस होगा। अपूर्व ने ओपनिंग स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, गलत। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक और परचेज आएगा, ये मैंने लास्ट में भी लिखाया था, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, सेल्स आएगा।
क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, वो तभी अपीयर करेगा जब आप एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाओगे। शिवम ने ड्राइंग गलत किया। शिवम हम तुमको ड्रॉ कर देंगे एकदम अच्छे से। शिवम मेरे को मतलब याद है, ये मेरा फाउंडेशन का स्टूडेंट है, मैं इसको जानता हूं इसीलिए बोल रहा हूं। तो ये गलती करेगा तो इसको तो और ज्यादा मार पड़ेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? क्लियर छे? फटाफट फटाफट, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। तो चलिए, दो क्वेश्चन हमने ट्रायल बैलेंस के बनाए। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दे रहा हूं, आपको ट्राई करने का है। क्वेश्चन 6 अभी आप देखेंगे, क्वेश्चन 6 ये अभी देखेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन। एमसीक्यू में आ सकता है 2 मार्क का क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ लोटस स्टोर्स एज ऑन 31st March 16 इज 365। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ लोटस का टोटल है 365। मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूं, डेबिट साइड टोटल 365 एंड दैट ऑफ क्रेडिट साइड इज 226, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 226। बताइए ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोई ना कोई झोल किया है। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है मतलब आपने डबल एंट्री में कोई ना कोई झोल किया है। ठीक है, आपको बोल रहा है आफ्टर चेकिंग द फॉलोइंग मिस्टेक्स वे डिस्कवर्ड, ये मिस्टेक सामने आया, बोला करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस बताइए, ट्रायल बैलेंस का करेक्ट टोटल निकाल के दीजिए। हम लोग एक बार इसको ऐसे बनाना शुरू करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 6, ascertaining करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का करेक्ट टोटल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमारा पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, टोटल आपको दिया हुआ है गिवन, डेबिट साइड का टोटल दिया हुआ है 365, क्रेडिट साइड का टोटल दिया हुआ है 226। 365 226। सबसे पहले बोला ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक करेक्ट फिगर है 15,000, बट फिगर जो हमने ट्रायल बैलेंस में दिखाया है वो दिखाया है 10,000। होना चाहिए था ओपनिंग 15,000, हमने दिखाया 10,000, तो हमने 5,000 ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया। कम दिखाया तो बोलो कैसे ठीक करूं इसको? ओपनिंग स्टॉक आपने अंडरस्टेट करके रखा है, अंडरस्टेटेड, इसको ठीक करना है। 5,000 ओपनिंग स्टॉक को 5,000 से बढ़ाना है। बोलिए क्या करूं मैं, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? ओपनिंग दिखाना चाहिए था 15,000, करेक्ट फिगर है, हमने दिखाया 10,000, तो मेरे को 5,000 से ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना है। बताइए मैं इसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? सर ओपनिंग स्टॉक डेबिट आइटम है, अगर आपको बढ़ाना है तो आप उसको डेबिट कर दीजिए और 5,000 से। ओपनिंग स्टॉक मैंने 5,000 से डेबिट कर दिया। नेक्स्ट,
रेंट एंड रेट 36,000 करेक्ट बैलेंस है, करेक्ट फिगर है। हमने दिखा रखा है 63,000, हमने 63,000 दिखा रखा है, ज्यादा दिखा रखा है रेंट, रेंट एक्सपेंस है, रेंट रेट्स ओवर स्टेटेड ज्यादा दिखा रखा है, कम करना है उसको। तो बोलो क्या करूं, बोलो क्या करूं। दो आंसर कर सकते हो सर, एक तो क्रेडिट कर दो या एक बोल सकते हो डेबिट कम कर दो, डेबिट से कम कर दो। हमको बोला ट्रायल बैलेंस अगर करेक्ट होता तो उसका टोटल क्या होता, तो मैं उसको डेबिट से लेस करूंगा, 27,000 डेबिट से लेस। हमको दिखाना चाहिए था, हमको दिखाना चाहिए था 36,000 ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, हमने उसको दिखा दिया 63,000 ऑन द डेबिट साइड, तो हमने डेबिट साइड एक्सेस दिखा दिया। ठीक करने के लिए हमको डेबिट कम करना होगा, ठीक करने के लिए हमको डेबिट कम करना होगा, सो दैट आई कैन असरटेन द करेक्ट टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस जो होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 81,000 है करेक्ट फिगर, हमने दिखा रखा है 18,000, क्रेडिटर्स अंडरस्टेटेड कम दिखा रखा है, होना चाहिए 81, हमने दिखा रखा है 18, हमने दिखा रखा है 18, तो 63,000 से क्रेडिट करना होगा। बोल सकते हो तेजस डेबिट से माइनस करना मतलब इनडायरेक्टली क्रेडिट करना, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे को ट्रायल बैलेंस का सही टोटल निकालना है जो होना चाहिए अगर ये सब कुछ सही होता, इसीलिए मैं डेबिट से कम कर रहा हूं, क्रेडिट में नहीं लिख रहा हूं। 63,000। आगे, सन्ड्री डेटर्स 1,04,000 करेक्ट फिगर है, हमने दिखा रखा है 158, 158, हमने सन्ड्री डेटर ज्यादा दिखा रखा है, डेटर्स ओवर स्टेटेड ज्यादा दिखा रखा है, ज्यादा दिखा रखा है 54,000, तो अगर ज्यादा दिखा रखा है तो उसको कम कर दीजिए 54,000 से। अगर आपने डेटर ज्यादा दिखा रखा है तो उसको कम कर दीजिए 54,000 से। तो मेरा सही टोटल 365 प्लस 5 माइनस 27 माइनस 54, 289, और 226 प्लस 63, 289। अगर मैं सब कुछ सही करता तो मेरा ट्रायल बैलेंस का टोटल होता 289। अगर मैं सब कुछ सही करता तो मेरे ट्रायल बैलेंस का टोटल होता 289। तो सर हम लोग क्या माइनस करने की जगह क्रेडिट साइड में नहीं लिख सकते, मत लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला है करेक्ट टोटल बताइए। अगर सब कुछ हम सही करते तो व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट टोटल, तो हमने अगर डेबिट बढ़ाया है तो डेबिट को ही कम कीजिए सो दैट यू गेट द करेक्ट टोटल। वैसे करोगे तो भी टोटल मैच करेगा, बट वो करेक्ट टोटल नहीं आता जो एक्चुअल में दिखाई देता, एक्चुअल में आपको 289 दिखाई देता। 2 मिनट का टाइम लो, प्लीज रिव्यू क्वेश्चन और आंसर दोनों को, कोई डाउट है तो पूछो।
ये आपको एग्जाम में एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरा ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड था, उसको बढ़ाना था तो मैंने डेबिट कर दिया। मेरा रेंट ओवर स्टेटेड था, उसको कम करना था तो मैंने डेबिट साइड से कम कर दिया, एंड सो ऑन। डन है, क्लियर है। दिस कंप्लीट्स माई क्वेश्चंस ऑन जर्नल लेजर। 5 नंबर होमवर्क दे रहा हूं। माई क्वेश्चंस ऑन जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जो हमारा अकाउंट्स का एकदम बेसिक प्रोसेस होता है, पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करना लेजर अकाउंट्स में, और फिर लेजर्स को समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाना, ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है कंप्लीट। आई होप यहां तक आप सारे बच्चों को सारी बातें मेरी क्लियर है। हम लोग ट्रायल बैलेंस कौन सा पॉइंट नंबर लिख रहे थे? सर आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था पॉइंट नंबर 8। तो अब हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर 9 में। अब हम लोग चलेंगे बेसिक्स में पॉइंट नंबर 9 पे, और हम लोग बात करेंगे स्पेशल जर्नल्स, स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक। स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक ये हमने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ रखा है। इंटर लेवल पे थोड़ा सा हम लोग ज्ञान समझेंगे, क्या होता है सब्सिडरी बुक, क्यों बनाते हैं, क्या क्या सब्सिडरी बुक होते हैं, उनमें कैसे कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बेसिक चीजें सीखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक जो हम सबको आनी चाहिए बनानी, कैश बुक, वो हम लोग उस पर अलग से चर्चा करेंगे। कैश बुक इज इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों को बनाने आनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में आगे कभी पूछा भी जा सकता है। तो वो सब्सिडरी बुक हमें थोड़ी सी बनानी आनी चाहिए, अदरवाइज बाद बाकी सब्सिडरी बुक्स का बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक क्या होता है? देख क्या होता है, अभी तक जो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा, हमने बोला ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करो जर्नल में। जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सर जैसे 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 आपके ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, वैसे क्रोनोलॉजिकली आप एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते चले जाओ। क्या जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय आप कोई क्लासिफिकेशन करते हो कि ये ट्रांजैक्शन लेना है, ये नहीं लेना है, ये अकाउंट आएगा, ये नहीं आएगा? ऐसा कुछ करते हैं? नहीं सर। जर्नल में जब हम लोग नॉर्मल जो जो हमारा सिंपल जर्नल, जो हमारा नॉर्मल जर्नल बुक है, उसमें जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम कोई सेग्रीगेशन नहीं करते। जैसे जैसे जो जो ट्रांजैक्शन होते जाता है, हम फटाफट 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 उसको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। हाउएवर कभी कभी बिजनेस में बिजनेस एंटिटी ऐसा नीड फील करता है, ऐसा नीड फील करता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो उसके यहां बार बार रिपीटेड ह्यूज नंबर्स में हो रहे हैं, जो उसको लगता है प्रॉपरली अलग से रिकॉर्ड होने चाहिए, सो दैट वो प्रॉपरली उन पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके। प्रॉपरली उसके बारे में कभी उसको इंफॉर्मेशन लेना है तो पूरा जर्नल बुक ना घुमाना पड़े, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को देखने के लिए एक स्पेशल हमने बुक बना ली, स्पेशल हमने किताब बना ली। ये जो हम लोग स्पेशल रजिस्टर बनाते हैं, स्पेशल बुक बनाते हैं टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर विच आर ह्यूज इन नंबर्स, विच आर रिपीटेड इन नंबर्स, इनको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक कुछ नहीं है, लेजर्स, सॉरी, सब्सिडरी बुक कुछ नहीं है, रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स, जहां पे हम लोग एक ट्रांजैक्शन, एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजैक्शन जो बार 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 बिजनेस में हो रहा है, उनको रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पर, सो दैट हम प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उन पर। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंटिटी को लगता है उसके यहां कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे बहुत सारे हो रहे हैं, तो कैश और बैंक का बार बार जर्नल एंट्री करने की जगह वो एक कैश बुक बना लेगा। कैश बुक में क्या करेगा, सारा कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करते चले जाएगा। तो कैश और बैंक जो बार बार रिपीटेड बेसिस पे हो रहा है, उसका एक प्रॉपर हमने रजिस्टर मेंटेन कर लिया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। उसको छोड़ के बाद बाकी जो ट्रांजैक्शन है आप सब जर्नल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जर्नल में हमें कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने, क्योंकि हमने कैश के लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन कर रखा है।
अगर मान लो हम लोगों को लगता है हमारे यहाँ बहुत सारे क्रेडिट परचेजेस है, बहुत सारे लोगों को हम क्रेडिट में माल बेचते हैं, तो परचेज का बार बार जर्नल एंट्री करने से अच्छा आप एक परचेज बुक बना लो। उस परचेज बुक में सारा क्रेडिट परचेज एक साथ रिकॉर्ड करते जाओ। अब ये क्रेडिट परचेज वापस जर्नल में नहीं आएगा, सीधा उस सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग हो जाएगा, सीधा उस सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग हो जाएगा। ये जो हम लोग स्पेशल रजिस्टर बनाते हैं ताकि हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एक साथ अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सके, इन स्पेशल जर्नल्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। इन स्पेशल जर्नल्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए क्या क्या टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक एक बिजनेस एंटिटी मेंटेन कर सकता है, उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए। वो अगर आपको पता चल गया, उसके बाद हम लोग कैश बुक बनाने जाएंगे, हम लोग कैश बुक बनाना सीखेंगे। परचेज बुक, सेल बुक, ये सब फाउंडेशन लेवल पे सीखा था। इंटर लेवल पे इससे रिलेटेड ना कोई क्वेश्चन है आपकी मैट में, ना कोई डिस्कशन ज्यादा है, खाली इंस्टीट्यूट ने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बेसिक डिस्कशन कर रखा है जो मैं आपके साथ करूंगा। तो सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सब चीजें आपके एग्जाम में इंटर लेवल पे नहीं आएगी, बट कैश बुक आपको सीखना होगा क्योंकि उसका आगे आपको रेलिवेंस दिखाई देगा, उसका आगे आपको काम दिखाई देगा। तो हम लोग लिखेंगे सब्सिडरी बुक्स, subsidiary books are registers. Subsidiary books are registers which are prepared by business entity, prepared by business entity to record transactions of similar nature which occurs repeatedly in business at one place. To record transactions of similar nature which occurs repeatedly in business at one place. At one place. Number B. These registers helps business entity to keep control over those transactions. Once a subsidiary book is prepared to record a transaction, no journal entry is required for such transactions. No journal entry is required for such transactions. Full stop. The transactions are posted. Directly to ledger account from subsidiary book. अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं जहां पर मैं कैश के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा, मुझे कैश के उन ट्रांजैक्शंस को वापस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना, सीधा कैश बुक से लेजर पोस्टिंग होगा। आराम से लिख लो पहले इतना।
डन। अब लिखिए टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक, ये ना आपको एमसीक्यूज में काम आएगा, एमसीक्यूज में काम आएगा। सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे नेम, फिर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, क्या ट्रांजैक्शन हम यहां रिकॉर्ड करते हैं। फिर तीसरे में आप बनाओगे और सोर्स डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट को यूज करके यहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। नेम, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। नेम, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैश बुक, transactions recorded, cash and bank transactions. सोर्स डॉक्यूमेंट कैश और बैंक वाउचर्स, कैश बैंक वाउचर्स। कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस, और उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है कैश बैंक के वाउचर। पेमेंट वगैरह करते हैं तो वाउचर काट के पेमेंट होता है, पैसा आता है तो वाउचर में रिकॉर्ड करके पैसा रिसीव करते हैं, कैश एंड बैंक वाउचर्स। बैंक ट्रांजैक्शन के लिए आप पासबुक भी लिख सकते हो, इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, पासबुक से भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, परचेज बुक। परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया है, सर कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश परचेज ऑफ गुड्स एक कैश ट्रांजैक्शन है, वो कैश बुक में जाएगा। सर अगर मान लो हमने मशीन परचेज किया क्रेडिट में, वो यहां आएगा, वो नहीं आएगा, यहां सिर्फ गुड्स का परचेज आएगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो परचेज गुड्स का होना चाहिए, दूसरा परचेज क्रेडिट पर होना चाहिए। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है तो हम उसको परचेज बुक में दिखाते हैं। इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होता है इनवर्ड इनवॉइस। जो मेरे पास इनवॉइस आया सप्लायर से, सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर मेरे को इनवॉइस देता है जब मैं माल परचेज करता हूं, तो वो सप्लायर इनवॉइस के बेसिस पे हम लोग सीधा एंट्री करते हैं परचेज बुक में, जो हमने गुड्स परचेज किया, जो हमने गुड्स परचेज किया। सेल्स बुक, सेल्स बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। दो चीज क्रेडिट में होना चाहिए और गुड्स का सेल होना चाहिए। अगर आपने कोई मशीन बेचा, कोई एसेट बेचा, वो यहां पर नहीं आएगा। अगर कैश में गुड्स सेल किया, वो यहां नहीं आएगा, वो कैश बुक में जाएगा। यहां आता है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। इसके लिए हम सोर्स डॉक्यूमेंट यूज करते हैं आउटवर्ड इनवॉइस। आउटवर्ड इनवॉइस मतलब जो हमने कस्टमर को इनवॉइस इशू किया। जब हम लोग माल बेचते हैं तो हम कस्टमर को बिल देते हैं, वो कस्टमर वाला इनवॉइस से हम यहां पे एंट्री करते हैं। आउटवर्ड इनवॉइस हम बिल देते हैं, इनवर्ड इनवॉइस हमको बिल मिलता है। नंबर 4, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, यहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न्स। क्रेडिट परचेज रिटर्न्स मतलब हमने गुड्स रिटर्न किया बट हमारे पास पैसा नहीं आया, सामने वाली पार्टी ने बोला पैसा नहीं देंगे, बाद में आके गुड्स खरीद लेना, या अगर अमाउंट बचा हुआ है तो उससे लेस कर देंगे। मान ले 20,000 का गुड्स खरीदा था, 2,000 का वापस रिटर्न कर रहा हूं, तो वो बोलेगा ठीक है 18,000 पे कर देना। हमको वो 2,000 कैश में पे नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है आपका ये 2,000 रुपया हम एडजस्ट कर देंगे, या फ्यूचर में आके आप माल खरीद लेना। अगर आप क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स कर रहे हो तो इन दैट केस हम लोग परचेज रिटर्न बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न के लिए होता है डेबिट नोट। हम लोग जब भी परचेज रिटर्न करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं,
जर्नल एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्योंकि हमने क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट किया है, हम उसको एक नोट भेजते हैं जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट, कि भैया ये माल हम आपको रिटर्न कर रहे हैं, इतना रुपया अब हम आपको नहीं देंगे या इतना रुपया हम आपसे पाएंगे। तो ये डेबिट नोट हम इशू कर देते हैं क्रेडिटर को, ये बताने के लिए हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, इतना रुपया अब हम आपको नहीं देंगे या हम आपसे फ्यूचर में लेंगे। फिर आता है नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, इधर आता है क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, हमारे पास माल रिटर्न आया, हम पैसा वापस नहीं करेंगे। हमने बोला या तो तेरा जो पैसा बाकी है उससे एडजस्ट कर देते हैं या बाद में आके गुड्स और खरीद लेना। इसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब भी कोई सेल्स रिटर्न होता है हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। हम लोग डेटर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, उसको क्रेडिट नोट भेज देते हैं कि भैया ये पैसा अब तेरे को देने की जरूरत नहीं है, हमने तेरा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तुमने पैसा मेरे को वापस कर दिया, अब तेरे को तुमने गुड्स मेरे को वापस कर दिया, अब तुमको पैसा देने का दरकार नहीं है। तो हम लोग उसको इश्यू करते हैं क्रेडिट नोट। उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे हमारी सेल्स रिटर्न बुक में अकाउंटिंग की जाती है, सेल्स रिटर्न बुक में अकाउंटिंग की जाती है। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में बच्चे ना बहुत बार मिस्टेक करते हैं, बहुत बार मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। परचेज रिटर्न बुक में हम लोग यूज करते हैं डेबिट नोट जो हमने इशू किया है सप्लायर को, क्रेडिट सेल्स रिटर्न में हम यूज करते हैं क्रेडिट नोट जो हमने इशू किया कस्टमर को। से फॉर एग्जांपल आप पेंटालून्स में गुड्स खरीदने गए, पेंटालून्स में गुड्स खरीदे तो पेंटालून ने आपको गुड्स बेचा, पेंटालून आपको सेल्स इनवॉइस देता है, गुड्स देता है, सेल्स इनवॉइस देता है, गुड्स देता है, आप लेके चले जाते हो। दूसरे दिन आप वापस गुड्स को रिटर्न करने आते हो, बोला ये मेरा अप्रोप्रिएट साइज नहीं है, बोला आप खरीद लीजिए, दूसरा ले लीजिए, बोला अभी नहीं खरीदेंगे बाद में खरीदेंगे। आप उनको गुड्स रिटर्न करते हो, वो आपको एक छोटा सा पेपर देता है, पेपर। उस पेपर को अगर सही से देखोगे तो वो एक क्रेडिट नोट आपको इशू करता है। वो बोलता है आपने हमें माल लौटा दिया, ये माल हमको मिल गया, हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, इतना रुपया आपके अकाउंट में है, आप कभी भी आएंगे इतना रुपए का शॉपिंग करेंगे, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो पेंटालून आपको क्रेडिट नोट इशू करता है क्योंकि उसके लिए वो सेल्स रिटर्न है, वो क्रेडिट नोट इशू करता है जिससे कि आप फ्यूचर में जाके उससे उतना दाम का माल खरीद सकते हैं, उतना दाम का माल खरीद सकते हैं। नंबर सिक्स बिल रिसीवेबल बुक। बिल रिसीवेबल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स ड्रॉन ऑन कस्टमर्स। हमने अगर कोई बिल ड्रॉ किया है हमारे कस्टमर पर, डेटर पर, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिल रिसीवेबल बुक में। इसका हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है BR ड्रॉन। जो हमने बिल्स ड्रॉ किया है उसी के बेसिस पे हम इस पे एंट्री करते चले जाते हैं। नंबर 7 बिल पेएबल बुक। बिल पेएबल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स का जो जो बिल एक्सेप्ट किया है वो यहां पर आ जाता है। यहां पर हम एंट्री करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो बिल्स हमने एक्सेप्ट किया, जो बिल्स हमने एक्सेप्ट किया। एंड नंबर 8 जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, यहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रेसिडुअल ट्रांजैक्शन। इनको छोड़ के बचे कुचे बाद बाकी सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। ये जर्नल प्रॉपर को हम लोग नॉर्मल जर्नल भी बोल सकते हैं। तो जिन ट्रांजैक्शन के लिए आपने सब्सिडरी बुक बना लिया वो ट्रांजैक्शन तो सब्सिडरी बुक में चले जाएंगे। जिनके लिए कोई सब्सिडरी बुक नहीं बना है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप जर्नल प्रॉपर में डाल देना। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने परचेज किया मशीनरी ऑन क्रेडिट, अब मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट कहीं नहीं जाएगा तो वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। हमने सेल किया मशीनरी ऑन क्रेडिट, डेटर का बैड डेट हुआ, डेटर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अगर कैशबुक में आपने कॉलम बनाया तो उधर चल जाएगा, नहीं बनाया तो वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन के लिए आपने कोई स्पेशल बुक बना रखा है तो वो ट्रांजैक्शन उस स्पेशल बुक में रिकॉर्ड करोगे, और जिन ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेशल बुक बना नहीं रखा है वो सारे ट्रांजैक्शन चले जाएंगे जर्नल प्रॉपर या नॉर्मल जर्नल में, जहां हम जर्नल एंट्री पास करके उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब दो पार्ट हो गया, मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, देखो क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए आपने कोई स्पेशल बुक बना रखी है तो स्पेशल बुक में ले जाओ, वहां से लेजर में ले जाओ। अगर कोई स्पेशल बुक नहीं बना रखी तो उसको जर्नल में ले जाओ, जर्नल से लेजर में ले जाओ। तो कोई भी आपके बुक बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है
उस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग आप कैसे करोगे? अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेशल बुक हमने बना रखी है तो आप उसको स्पेशल बुक में दिखाएंगे और वहां से सीधा ले जाएंगे जर्नल में, सॉरी लेजर में। और अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल बुक नहीं बना रखी है तो आप उसको ले जाओगे पहले जर्नल में, फिर जर्नल से वो चला जाएगा लेजर में। तो अगर तुमने कैश बुक बना रखी है, कैश के सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे कैश बुक में, कैश बुक से सीधा पोस्टिंग होगा लेजर में। अगर तुमने कैश बुक नहीं बना रखी तो कैश के ट्रांजैक्शन जाएंगे जर्नल में, जर्नल से वो सीधे चले जाएंगे लेजर में। तुमने परचेज बुक अगर बना रखी है तो क्रेडिट परचेज का सारा ट्रांजैक्शन परचेज बुक, वहां से लेजर। नहीं बना रखी तो क्रेडिट परचेज का सारा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होगा, वहां से लेजर। तो ये हमारा सब्सिडरी बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा जब आप ये सब्सिडरी बुक्स को समझेंगे। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एमसीक्यूज में। बताइए डेबिट नोट्स के बेसिस पे किस बुक में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं? तो डेबिट नोट जो हमने इशू किया वो हमने इशू किया परचेज रिटर्न के टाइम, तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक में यूज करेंगे। क्रेडिट नोट के बेसिस पे हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में अकाउंटिंग करते हैं। परचेज बुक में हम लोग आउटवर्ड इनवर्ड इनवॉइस, जो इनवॉइस हमको सप्लायर से मिला उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। आपको पूछ सकता है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है बताइए इस पर्टिकुलर बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। बट ये आपसे 100% पूछेगा हमेशा, किसमें? एमसीक्यूज में पूछेगा। इनका आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर दिखेगा भी तो कैश बुक का दिखेगा, उसको छोड़ के बाद बाकी बुक आपसे पूछी नहीं जाती। वैसे फाउंडेशन लेवल पे आपने परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक के भी क्वेश्चन कर रखे हैं। इंटर लेवल पे आपसे जो पूछा जाएगा दैट इज ओनली कैश बुक। पहले बता, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? हम लोग सब्सिडरी बुक्स किसको बोलते हैं? ये सब्सिडरी बुक्स होती है हमारी। ये स्पेशल जर्नल्स है, स्पेशल जर्नल जहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो रिपीटेड बेसिस पे हो रहा है। इनके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं करते। क्लियर छे? वेरी गुड। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बुक, और कैश बुक के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे बीआरएस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आज हम लोग इसको यही छोड़ेंगे। कल प्लीज आप इतना पार्ट रिवाइज करके आइएगा सो दैट हम लोग कैश बुक स्टार्ट कर सके, मैं आपको कैश बुक समझा सकूं, कैश बुक सिखा सकूं। डन? आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। बाय बाय, टाटा। आपने लिख लिया? नहीं तो पॉज करके एक बार आप लिख सकते हो, पॉज करके एक बार आप लिख लो।